सभी को अलिफ लैला अरबियन नाइट्स की कहानियाँ सुना रहा हूँ। आज की कहानी है यंत्र के घोड़े की कहानी का दूसरा भाग। इससे पहले का भाग मैं आपको सबको सुना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। को आकाश में ले जाकर उसने पूर्व दिशा की ओर मोड़ दिया। बादशाह देहाती महल से बंगाल की शहजादी को लाने के लिए तैयार होने लगा। फिरोज शाह ने चाहा कि बादशाह के वहाँ जाने से पहले वहाँ जाकर शहजादी को बादशाह के आगमन की सूचना दे दे। इसलिए वह घोड़े पर बैठकर तेजी से देहात के राजमहल में पहुंचा। वहां प्रबंधक उसकी बात सुनकर हक्का बक्का हो गया। उसने कहा, सरकार, उस हिंदुस्तानी कारीगर ने आकर कहा था कि बादशाह ने उसे सिराज के महल में पहुंचाने की आज्ञा दी है। इस पर मैंने शहजादी को उसके साथ कर दिया और वह यंत्र वाले घोड़े पर बैठकर ले गया। यह सुनकर शहजादा फिरोज शाह को अवर्णीय दुख हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रबंधक और भी घबराया। कुछ ही देर में बादशाह की सवारी भी आ गई। उसने प्रबंधक से सारा हाल सुना और बहुत खींचा, क्योंकि सारी प्रजा में मशहूर हो गया था कि बादशाह खुद शहजादी को जुलूस के साथ सिराज ले जाएगा। वह फिरोज शाह की बेहोशी की परवाह किए बगैर सिराज वापस चला गया। कुछ देर बाद शहजादे को होश आया। प्रबंधक ने उसके पांव पर गिरकर कहा, सरकार, मुझसे अनजाने में अपराध हुआ है। आप इसके लिए जो भी दंड दें मैं खुशी से झेलूँगा। शहजादे ने कहा, तुमने धोखा खाया है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, किंतु तुम मेरे लिए फ़कीरों जैसे वस्त्र ले आओ। वहीं पास में फ़कीरों का अखाड़ा था। प्रबंधक ने जाकर उनसे कहा, एक रईस को बादशाह मरवाने ही वाला है। रईस जान बचाकर भागना चाहता है। आप कृपया एक फ़कीरी बाना दे दें और वह उसे पहनकर निकल जाए। अखाड़े के फ़कीरों को राजाज्ञा की चिंता न थी। उन्होंने दया करके उसे फ़कीरी बाना दे दिया। शहजादे ने उसे पहना। बहुमूल्य रत्नों और अशर्फियों से भरी हुई थैली उसमें छुपाई और शहजादी की तलाश में फ़कीर बनकर निकल पड़ा। उधर हिंदुस्तानी कारीगर शहजादी को लेकर उड़ता रहा और कुछ घंटों के उड़ने के बाद कश्मीर के राज्य में पहुंच गया। वह खुद भी भूखा था और उसे मालूम ही था कि शहजादी को भी भूख लग गई होगी, किंतु उसने शहर में उतरने के बजाय एक घने जंगल में घोड़े को उतारा। वहां पर घने पेड़ों के कारण शीतलता थी। एक तालाब था जिसमें निर्मल जल भरा था। कारीगर ने शहजादी को घोड़े के पास छोड़ा और पास के एक गांव में जाकर कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए चला गया। शहजादी स्वयं को उस कुरूप अधेड़ व्यक्ति के चुंगल में फंसा पाकर बहुत घबराई। उसकी इच्छा हुई कि भागकर उसे जान बचाए, किंतु न तो उसे रास्ता मालूम था, न पैदल चलने की आदत थी। वह भूख से निढाल भी हो रही थी। कुछ देर में कारीगर खाना लेकर आया। उसने खुद भी खाया और शहजादी को भी खाने के लिए दिया। खा पीकर उसने शहजादी के साथ भोग की इच्छा प्रकट की। शहजादी ने घृणापूर्वक इनकार किया तो कारीगर ने उसे मारा पीटा और बलपूर्वक अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए। शहजादी बड़े जोर से रोने लगी। कारीगर को इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए वह जंगल में उतरा था। संयोग से कश्मीर का बादशाह शिकार खेलने के लिए उधर से होकर गुजर रहा था। उसने और उसके दल वालों ने स्त्री कंठ की आर्तनाद सुना तो उस तरफ आए। उन लोगों ने कारीगर से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ यह स्त्री कौन है और तुम क्यों रोए चिल्ला रही हो। कारीगर ने बादशाह को न पहचाना। उसने कड़क कर कहा, यह मेरी पत्नी है। मेरे साथ यह हंसे या रोए, तुम लोगों को इससे क्या मतलब। शहजादी ने पूछने वाले के शाही रंग ढंग देखे और रो कर कहा, सरकार, आपको भगवान ने मेरी सम्मान की रक्षा के लिए भेजा है। मैं बंगाल की राजकुमारी हूँ। मेरा विवाह फारस के शहजादे से होने वाला था। यह नीच कारीगर मुझे ले भागा है। कश्मीर के बादशाह को भी शाही शहजादी का रूप और तौर तरीके देखकर उसकी बात पर विश्वास हुआ। उसने एक आध बात और फिर पूछी। अपने साथियों को आज्ञा दी कि कारीगर का वध कर दे। 2 आदमियों ने उसे पकड़ा और क्षण मात्र में उसकी गर्दन उड़ा दी। फिर उसने शहजादी से विस्तार पूर्वक उसका हाल पूछा और उसे घोड़े पर बैठाकर राजधानी में ले आया। यंत्र वाले घोड़े को भी बादशाह के सेवक घसीट कर महल में ले आए। राजधानी पहुंचकर बादशाह ने शहजादी को एक अलग महल में रखा और उसकी सेवा के लिए कई सेवक और दासियां नियुक्त कर दी। शहजादी कारीगर के पंजे से छूटकर बड़ी शांति महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि कश्मीर का बादशाह कितना भला आदमी है कि निस्वार्थ उसकी मदद कर रहा है। लेकिन कश्मीर नरेश उतना निस्वार्थ न था जितना शहजादी ने समझा था। वह अब उसके कब्जे में थी और इस कारण वह उससे विवाह करना चाहता था और उसके लिए उसने शहजादी को अनुमति भी मांगना जरूरी न समझा। वह जानता था कि शहजादी फारस के राजकुमार पर मुग्ध है और खुशी से किसी और से विवाह न करेगी। उसने आदेश दिया कि विवाह के बाजे बजाए जाएं और सारे राज्य में नाच रंग और खेल तमाशे हों। एक दिन शहजादी दोपहर में सो रही थी कि बाजों की आवाज़ से उसकी आंखें खुल गई।
उसने दासियों से पूछा कि यह शोर क्यों हो रहा है। तो प्रमुख दासी ने कहा, सरकार, यह बादशाह के से आपके होने वाले विवाह के उपलक्ष्य में बाजे बजाए जा रहे हैं। बादशाह का आदेश है कि इस खुशी में सारे राज्य में नाच, रंग और खेल तमाशे किए जाएं। शहजादी को लगा जैसे वह एक भेड़ी की चुंगल से निकलकर दूसरे के चुंगल में आ गई है। उसने अपनी रक्षा का अजीब उपाय किया। जब बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया तो वह उन्मत्त बन गई। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और बादशाह और दूसरे लोगों को गालियां देने लगी और घूंसे मारने लगी। बादशाह उसकी दशा से चिंतित हुआ और अंतपुर से बाहर आकर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अपने बाहर के कक्ष में आकर बादशाह ने अपनी विश्वसनीय सभासदों से सलाह की। सबकी राय हुई कि उसे कोई प्रेत बाधा लगी है, वरना एकदम से पागल होने का कोई कारण नहीं हो सकता। बादशाह ने दासियों को आदेश दिया कि शहजादी पर बराबर निगाह रखे और उसे नियंत्रण में रखे। उसने अपने राज्य भर के ओझाओं और तांत्रिकों को बुलवाया और शहजादी को अच्छा करने को कहा। उन लोगों ने तरह तरह की धुनियाँ दी, अनगिनत बार अभिमंत्रित जल पिलाया और अनेकानेक उपाय किए। शहजादी को कुछ होता तो उसका इलाज भी होता। उसने शाम तक अपनी दशा और ख़राब कर ली और सब लोगों को चिंता बढ़ती गई। बादशाह तो दुख और चिंताओं के कारण रात भर सो ही न सका। दूसरे दिन उसने आदेश देकर यह घोषणा करवाई कि जो वैद्य हकीम शहजादी को अच्छा कर देगा उसे काफ़ी बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब बहुत से वैद्य हकीम आए। उन्होंने कहा कि नब्ज देखकर ही जाना जा सकता है कि क्या रोग है। अब शहजादी ने सोचा कि भेद खुलने वाला है। अगर इनमें से किसी ने मेरी नाड़ी देखी तो समझ जाएगा कि यह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इसलिए वह और पागल बन गई और आक्रामक हो गई। जो भी वैद्य हकीम उसके पास उसकी नाड़ी देखने जाता, उसे वह दांतों से काटती, थप्पड़ घूंसे मारती, थूकती, गालियां देती और उसके कपड़े फाड़ती। संक्षेप में यह है कि शहजादी ने किसी वैद्य हकीम को अपने पास नहीं आने दिया। उन बेचारों ने दूर से ही अटकल लगाकर तरह तरह के काढ़े तजवीज़ किए। शहजादी एक आध को पी लेती, कुछ को फेंक देती और अपना पागलपन और बढ़ाने लगती। जब सामने कोई न होता तो साधारण स्थिति में आराम करती और किसी को भी देखते ही बकना, गालियां देना और नीच खसोट करना शुरू कर देती। सारे वैद्य और हकीम असफल होकर वापस चले गए और बादशाह को ऐसे वैद्य की तलाश रहने लगी जो उसे अच्छा कर सके। इसी बीच शहजादा फिरोज शाह फ़कीर के वेश में घूमता घामता वहाँ निकला। उसने वहाँ निवासियों से एक शहजादी की जिससे बादशाह विवाह करना चाहता था विपिक्षता का हाल सुना। वह समझ गया कि यह उसकी प्रेमिका बंगाल की शहजादी होगी जिसकी तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। वह राजधानी से एक साधारण व्यक्ति के भेष में एक सराय में उतरा। उसे और विस्तार से शहजादी की बीमारी का हाल मालूम हुआ। वह हकीमों का सा वेश बनाकर, लंबी दाढ़ी लगाकर राजमहल में सामने गया और दरबारों से बोला, सुना है यहाँ कोई शहजादी बीमार है, मैं उसका इलाज करना चाहता हूँ, बादशाह को खबर करो। दरबान हंसने लगे और घृणापूर्वक बोले, टुटपुंजी हकीम को देखो, बड़े प्रसिद्ध हकीम तो झक मार गए, यह शहजादी को अच्छा करके इनाम पाएंगे। फिरोज शाह ने उन्हें डांटा, तुम्हारा काम पहरा देना है या हकीमों को सनद देना। बादशाह को खबर करो, बादशाह नहीं चाहेंगे तो मैं लौट जाऊंगा। दरबारों ने खबर की तो बादशाह ने उसे फ़ौरन बुला लिया। फिरोज शाह सामने आया तो बादशाह ने कहा, हकीम साहब, वह किसी को पास नहीं आने देती, हर आने वाले को आक्रमण कर देती है, उसे कमरे में बंद कर दिया गया है, आप पहले खिड़की से उसे देखें। फिरोज शाह वहाँ पहुँचा तो खिड़की से झांक कर देखने लगा। उसने शहजादी को पहचान लिया जो बड़े दर्द भरे स्वर में उसके विरह में गीत गा रही थी। फिरोज शाह ने गौर से देखा तो वह भी समझ गया कि शहजादी को कोई रोग नहीं है, वह खुद ही अपने को पागल दिखा रही है ताकि उसका बादशाह के साथ विवाह न हो सके। बादशाह ने उसके पास जाकर उससे कहा, मेरी समझ में शहजादी का रोग आ रहा है, उसका कमरा खुलवाइए, मैं उसके पास जाकर उसे देखूंगा, लेकिन उस समय कमरे में कोई दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए। बादशाह ने इस बात को मान लिया। फिरोज शाह अकेला शहजादी के पलंग की ओर बढ़ा। वह उसे पहचान ना पाई और हकीम समझकर चीखने और गालियां देने लगी। फिरोज शाह तेज़ी से पलंग पर पहुंचा और धीमे से बोला, अच्छी तरह देखो, मैं हकीम वकीम कुछ नहीं हूँ, फ़ारस का शहजादा फिरोज शाह हूँ, तुम्हें तलाश करता हुआ आया हूँ, मेरे साथ सहयोग करो तो तुम्हें निकाल ले चलूँ। शहजादी ने उसके स्वर से पहचान लिया और ध्यान से देखा तो सूरत भी पहचान ली। शहजादी ने चीखना बंद कर दिया और धीमे स्वर में बोली, मैंने अपना अस्तित्व बचाने के लिए यह पागलपन का ढोंग किया है, मुझे नहीं मालूम था कि कब तक यह तमाशा करना पड़ेगा। सौभाग्य से तुम आ गए, लेकिन यहाँ से मुझे निकालोगे कैसे? बादशाह को मालूम होगा कि तुम मेरे प्रेमी हो और भावी पति
हो तो तुम्हें जीता न छोड़ेंगे। फिरोज शाह ने कहा, तुम सिर्फ यह करो कि पागलपन का प्रदर्शन बहुत कम कर दो, सिर्फ कभी कभी कुछ अजीब हरकतें किया करो। बंगाल की शहजादी ने उसके कथानुसार काम किया। उसने कपड़े फाड़ना, मारपीट आदि करना बंद कर दिया। फिरोज शाह ने बाहर आकर बादशाह से कहा, आप चलकर देख लें, शहजादी साहिबा लगभग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हैं। बादशाह फिरोज शाह के साथ शहजादी के कमरे में आया। शहजादी ठीक ठाक वस्त्र पहने बैठी थी, उसका व्यवहार भी लगभग सामान्य था। बादशाह ने वापस आकर फिरोज शाह की बड़ी प्रशंसा की और कहा, हकीम साहब, आपने कमाल कर दिया। बड़े बड़े हकीम महीनों लगे रहे और कुछ भी न कर सके। आपने 2-4 मिनट में ही शहजादी को ठीक कर दिया। मैं आपको माला माल कर दूंगा। फिरोज शाह ने कहा, आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन अभी मैं एक पैसा नहीं लूँगा। शहजादी जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी उस समय आप जो भी देंगे मैं सिर झुकाकर स्वीकार करूँगा। फिरोज शाह ने आगे कहा, रोग पूरा ठीक करने के लिए पूरा हाल जानना जरूरी है। आप कृपया करके यह बताएं कि शहजादी कब और किस प्रकार आपके राज्य में आई। वास्तव में फिरोज शाह जानना चाहता था कि यंत्र का घोड़ा प्राप्त है या नहीं। वह यह भी जानना चाहता था कि कारीगर का क्या हुआ। बादशाह ने ब्यौरेवार बताया कि इतने दिन पहले एक आदमी यंत्र के घोड़े पर इन्हें कश्मीर के एक जंगल में लाया था और इनके साथ दुराचार चाहता था। संयोग से मैं उसी समय शिकार खेलने कर वापस आ रहा था। मैंने जाकर जब इनसे पूरा हाल सुना तो कारीगर को मरवा दिया और इन्हें और काट के घोड़े को लेकर आ गया। मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ, यह ठीक हो जाएं तो करूँ। फिरोज शाह ने कहा, निश्चय ही यह यंत्र का नहीं जादू का घोड़ा होगा। उससे उतरते समय इनसे यंत्र विधान संबंधी कोई भूल हो गई होगी। अब मेरी सलाह को ध्यानपूर्वक सुने। उस पर कार्य किया जाए तो शहजादी साहिबा एक ही दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। आप एक बड़े मैदान में उस यंत्र के उस घोड़े को रखवाएं। उसके चारों ओर बड़ी बड़ी अंगीठियाँ धुनी की रखवाएं। न मालूम किस प्रेतात्मा को बुलाना पड़े। फिर शहजादी को उनकी हैसियत के मुताबिक जेवर कपड़े पहनाकर वहाँ लाया जाए और घोड़े पर बिठाया जाए। के बाद मैं मंत्र सिद्ध करूँगा। बादशाह ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, यह सब अभी हो जाएगा। फिरोज शाह ने कहा, इस समय ठीक मुहूर्त नहीं है, कल सवेरे यह पूरा इंतजाम करवा दीजिए। दूसरे दिन सुबह यंत्र वाला घोड़ा लाकर मैदान में रख दिया गया। उसके चारों ओर 10-12 अंगीठियाँ रख दी गई। फिरोज शाह भी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर आया और शहजादी को भी सजा संवार कर लाया गया। फिरोज शाह ने शहजादी को घोड़े पर बिठाया। फिर उसने झूठ मूठ के मंत्र पढ़ते हुए घूम घूम कर सारी अंगीठियों से कई सामग्रियाँ डाली। इसके कारण ऐसा घना धुआं उठा कि जन समूह में किसी को घोड़ा दिखाई नहीं पड़ा। फिरोज शाह धुएं के अंदर जाकर शहजादी के पीछे घोड़े पर जा बैठा और उसे चलने वाली खूंटी घुमा दी। जब घोड़ा आकाश में ऊंचा हो गया तो फिरोज शाह ने पुकार कर कहा, लंपट बादशाह, देख, मैं फारस का युवराज फिरोज शाह हूँ, अपनी मंगेतर को लिए जा रहा हूँ। कुछ घंटों में दोनों को घोड़े ने सिराज पहुँचा दिया। 2-4 दिन में उन दोनों का धूमधाम से विवाह हो गया। फारस के बादशाह ने बंगाल के बादशाह को संदेश भिजवाया कि आपकी पुत्री को मैंने अपने युवराज से ब्याह दिया है, आप यह संबंध स्वीकार करें। उसने खुशी से संबंध स्वीकार किया और बहुमूल्य भेंटें फारस को भेजी। शहरजाद की इस कहानी को भी दुनियाजाद ने शहरयार ने बहुत पसंद किया। अगली रात शहरजाद ने दूसरी कहानी कहना आरंभ किया। मित्रों, मैं आप सभी को अलिफ लैला अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ सुना रहा हूँ। यह कहानियाँ रहस्य, जादू और रोमांच से भरी हुई कहानियाँ हैं। कहानी अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा।